हाँ जी, नेक्स्ट इसके अंदर हम लास्ट वीडियो में रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये जो रेडॉक्स रिएक्शंस है, ये इवेंट है, वो प्रैक्टिकली कहाँ अप्लाई हो रहा है। रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स प्रोसेस जो है वो बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के अंदर मोस्टली यूज़ हो रहा होता है। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड कैसे बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना। जब तक रेडॉक्स रिएक्शंस या रेडॉक्स प्रोसेस की, रेडॉक्स की बेसिक कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो हमें ये भी समझ नहीं आएगा कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, उनके अंदर कौन सा बेसिक फिनोमिना होता है। इसके अंदर भी बेसिकली रेडॉक्स फिनोमिना ही चल रहा होता है। सोडियम क्लोराइड अगर हमने बनाना है, सपोज करें, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस करना होता है। वो इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुआ तो क्लोरीन ने लेना होता है। तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये ऑक्सीडेशन है, और क्लोरीन ने अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसको हम रिडक्शन बोलते हैं। अच्छा जी, इसी तरह हम कहते हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन हो जाती है। अब ये जो लॉस कैसे होता है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है, और जो एक्सेप्ट होता है ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो लॉस करने के लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं से एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और इस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और एक्सेप्ट होने के लिए भी जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चीज़ है? आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी है विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, या बेसिक डेफिनेशन में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं फ्रॉम न्यूट्रल एटम आर इन आयन फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट। और मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर लॉस करवाए जाते हैं वो आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल के रिमूव करवाए जाते हैं। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है उसे फर्स्ट आयोनाइजेशन कहेंगे, अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में रेफर टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहे हैं तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहे हैं तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हम कहते हैं उसको। तो अगर हम प्रेडिक्ट ट्रेंड देखें प्रेडिक्ट टेबल के अंदर, तो हम देखते हैं कि प्रेडिक्ट टेबल के अंदर लेफ़्ट टू राइट पीरियड्स के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है, क्योंकि हम मूव कर रहे होते हैं मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ। मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, लेस होती है, और नॉन मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। और अगर हम प्रेडिक्ट टेबल में ग्रुप्स की बात करें तो टॉप टू बॉटम आते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करती है, या फिर हम कह देते हैं कि बॉटम टू टॉप जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ कर रही होती है। ठीक है जी, ओवरऑल ये ट्रेंड है कि लेफ़्ट साइड पे जो बॉटम है और राइट साइड पे जो टॉप है, ये सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होने का ट्रेंड शो कर रहा है। कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल सीजियम है तो सबसे लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सीजियम की होगी, और सबसे हाईएस्ट जो है आयोनाइजेशन एनर्जी हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली नोबल गैसेस की होती है। अच्छा जी, ये यहाँ पे अगर हम मेटल्स नॉन मेटल के रिस्पेक्ट से बात करें तो मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है, और नॉन मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है, इंक्रीज़ होती है। और मेटेलिक करैक्टर जो है हम कहते हैं डी ब्लॉक से, डी ब्लॉक के मेटल से, पी ब्लॉक को छोड़ दें, डी ब्लॉक के मेटल से एस ब्लॉक के मेटल्स तक मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी उनकी डिक्रीज़ करती है। और टॉप टू बॉटम मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है, इस वजह से उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है। जितना ज़्यादा एलिमेंट्स का मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा होगा उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। ठीक है जी। फैक्टर्स कौन से होते हैं इनको अफेक्ट करने वाले? डेफिनेटली न्यूक्लियर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट है, एटॉमिक रेडियस है, और सब शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये सारे के सारे फैक्टर जो होते हैं वो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट कर रहे होते हैं। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, और शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज़ होने से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। एटॉमिक रेडियस जितना ज़्यादा होगा, एटम का साइज जितना ज़्यादा होगा, वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियर चार्ज की जो अट्रैक्शन है, जिसको हम उर्दू में गिरफ्त भी कह सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो थोड़ी सी वीक होती है। इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना वैलेंस शेल से आसान होता है, जो बड़े साइज़ के, लार्जर साइज़ के एटम होते हैं। अच्छा जी, एटम्स विद द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन नोबल गैसेस वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि जिनके ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं
ये सब शेल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना ज़रा मुश्किल होता है। अगर वो पार्शली फिल्ड हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा आसान होता है, ईजी है, कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी के अपोजिट जो है इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता था, एनर्जी सिर्फ रिक्वायर्ड होती थी, इसमें या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं एब्जॉर्ब होती थी, इसमें क्या रिलीज भी हो सकती है और रिक्वायर्ड भी हो सकती है। सेकंड हम कह सकते हैं एब्जॉर्ब हो सकती है। व्हेन एटम्स आर आयन इन द गैसियस स्टेट अगेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का बनना ऑक्सीडेशन नंबर के कम होने को शो करता है, डिक्रीज होने को शो करता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अगली बात करते हैं, अब थोड़ा सा कंपैरिजन करवाते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या आपस में रिलेशन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली एक डायमेंशनल स्केल, एक वैल्यू है या फिर इसकी पावर है किसी एटम की, जिसकी वजह से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने बॉन्डेड फॉर्म में अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैयर है क्वांटिटी इन टर्म ऑफ एनर्जी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डायमेंशनल स्केल है ऑफ हाउ स्ट्रांगली एन एटम अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इन ए बॉन्ड। सिंगल फॉर्म में नहीं, एटॉमिक फॉर्म में नहीं, जब वो बॉन्डेड फॉर्म में आ जाता है तब उसकी पावर चेक होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पेरियोडिक में फ्लोरीन की है और उसी को स्टैंडर्ड माना गया है, दैट इज़ द 4। ठीक है जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को दोनों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ईजीली इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर सकता है। अच्छा जी, अक्रॉस द पीरियड की बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली बिकम मोर नेगेटिव बिकॉज एटम हैव ए स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एज दे अप्रोच द फुल वैलेंस शेल। डाउन द ग्रुप बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकम लेस नेगेटिव बिकॉज लार्जर एटम हैव ए वीकर अट्रैक्शन फॉर द एडेड इलेक्ट्रॉन्स। जितना इलेक्ट्रॉन्स का एटम का साइज़ स्मॉल होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी रखेगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, और टॉप टू बॉटम जो है वो डेफिनेटली प्रेडिक्टेबल में हमें पता है कि साइजेस इंक्रीज होते हैं और इस वजह से अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स के लिए कमज़ोर हो जाती है, उसकी वैल्यू नेगेटिव में भी कम हो जाती है। अब इसमें ये कुछ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ हैं, इसका नेगेटिव में वैल्यूज़ का मतलब ये है कि एनर्जी लॉस हो रही है, अगर प्लस में है तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर जो वैलेंस शेल के अंदर सब शेल होता है वो हाफ फिल्ड होता है, तो हाफ फिल्ड स्टेबल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना भी मुश्किल है। जिस तरह रिमूव करवाना मुश्किल है, इसी तरह ऐड करवाना भी उतना ही टफ होता है। जो वैलेंस शेल के सब शेल हाफ फिल्ड होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल का सब शेल जो होता है हाफ फिल्ड होता है, और नियॉन नोबल गैसेस है, इसका आखिरी शेल के वैलेंस शेल के जो सब शेल्स होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। तो इस वजह से इनमें अगर इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करवाना है तो डेफिनेटली हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये चीज़ आसानी से समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट हम वीडियोज़ के अंदर आपको कुछ नई टर्म्स बताएंगे, नए कंसेप्ट समझाएंगे कि किस तरह कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, किस तरह ऑक्सीडेशन नंबर जो हैं वो वेरी कर रहे होते हैं एलिमेंट्स के।